नमस्कार, एसआरबी न्यूज के खास प्रोग्राम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज बड़ी खबरों में होगी उन बड़ी खबरों पर नजर जिन खबरों से है आपका सीधा सरोकार। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी और अब वह सेल्फ आइसोलेशन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले उनके स्टाफ के कई सदस्य भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं। यूपी के सीएम ने लिखा कि सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूं। प्रदेश सरकार की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। इस बीच जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं वह अपनी जांच अवश्य करा लें और एहतियात बरतें। जानकारी के मुताबिक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तबीयत अभी नॉर्मल है। कोरोना रिपोर्ट आने के बाद भी वह 2 वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा ले चुके हैं। हालांकि मेडिकल सुविधाओं के लिए पीजीआई और केजीएमयू अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि बीते दिन ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय में कई अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्होंने पहले ही खुद को आइसोलेट कर लिया था। लेकिन अब टेस्ट रिपोर्ट आई है जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव एसपी गोयल, सचिव अमित सिंह, ओएसडी अभिषेक कौशिक भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग के 2 स्टाफ भी कोरोना की चपेट में आए हैं। सिर्फ स्टाफ ही नहीं बल्कि यूपी सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर ट्वीट किया और लिखा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सुरक्षित रहें और जल्द स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर यूपी सीएम के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना की चपेट में आए हैं। अखिलेश ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी कि यह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया है। अखिलेश यादव हाल ही में कुंभ का दौरा करके भी लौटे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में इस वक्त कोरोना का कोहराम चल रहा है। यूपी में 18,000 से ज़्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं, जो अभी तक का रिकॉर्ड है। वहीं लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर जैसे बड़े महानगरों में तो हालात बेकाबू हो गए हैं। राजधानी लखनऊ में ना अस्पतालों में बेड मिल रहे हैं और स्मशान घाट पर भी अंतिम संस्कार के लिए 100 की लंबी कतार लगी हुई है। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को टाल दिया गया है, जबकि 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री और मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें यह फैसला लिया गया। आदेश के मुताबिक 4 मई से 14 जून तक होने वाली 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। 1 जून को एक और बैठक होगी, जिसमें तब के हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। अगर परीक्षाएं होंगी तो 15 दिन पहले ही छात्रों को सूचित कर दिया जाएगा। सीबीएसई 10वीं के पेपर्स को जो 4 मई से 14 जून तक होने थे, उन्हें पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। बोर्ड की ओर से छात्रों के परफॉर्मेंस के आधार पर नंबर दे दिए जाएंगे। अगर कोई छात्र या छात्रा अपने नंबर से खुश नहीं होगा तो उसे बाद में एग्जाम देने का मौका मिलेगा। सूत्रों की माने तो अधिकारियों की ओर से 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षाओं को टालने का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि पीएम मोदी ने कहा है कि बच्चों को पहले ही कोविड से काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसे में 10वीं को परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए, जबकि 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर परीक्षाओं को टालने के फैसले का स्वागत किया है। इस फैसले पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सरकार को दोनों ही परीक्षाओं को रद्द कर देना चाहिए था, लेकिन अभी जो फैसला लिया गया है वो मौजूदा हालात के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। कोरोना के प्रकोप के बीच ही मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को टालने का फैसला लिया गया है। एमपी स्कूल एजुकेशन विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बोर्ड परीक्षाओं को 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। आपको बता दें कि देश में लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना संकट के बीच कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों नेताओं ने परीक्षाओं को रद्द करने की अपील की थी। देश में करीब 30 लाख बच्चों को सीबीएसई की परीक्षाएं देनी है,
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बीते दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी मांग की थी। वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी परीक्षाएं रद्द करने की मांग कर चुके हैं। बता दें कि कोरोना काल के बीच बच्चों की अधिकतर पढ़ाई ऑनलाइन तरीके से हुई थी। बीच में कोरोना के मामले घटने के बाद स्कूल खोले गए थे, लेकिन अब जब परीक्षा की बारी आई है तब केस फिर से बढ़ने लगे हैं। कई राज्यों ने अपने यहाँ की बोर्ड परीक्षाओं को टाल दिया है। ऐसे में केंद्र पर सीबीएसई की परीक्षाएं टालने का दबाव बन रहा था। देश में जारी कोरोना के महासंकट ने त्राहिमाम मचा दिया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हर राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुल गई है। दिल्ली हो या यूपी, महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश, हर जगह से एक जैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक ओर अस्पतालों के बाहर मरीजों की कतार है जो इलाज करवाना चाहते हैं, दूसरी ओर स्मशान घाटों के बाहर भी सौं की कतार है जो मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही जगह पर कोई व्यवस्था नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के कारण हाल बेहाल हैं। बीते दिन दिल्ली में 13,000 से अधिक केस दर्ज किए गए, जो किसी बड़े शहर में एक दिन में आए सबसे ज़्यादा केस हैं। और ऐसे में दिल्ली के कई अस्पतालों में बेड्स की कमी है, लेकिन सरकार का कहना है कि हर दिन बेड्स की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। चिंता वाली बात यह है कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू जैसी सख्ती के बाद भी एक्टिव केसों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। झारखंड में कोरोना के कारण हालात बदतर हो चुके हैं। नए मरीजों की संख्या 2800 को पार कर गई है, लेकिन रांची के एक अस्पताल में आई तस्वीरों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। एक बेटी की चीख पुकार सरकार के कानों तक नहीं पहुंच सकी। सदर अस्पताल में तड़पते पिता को बचाने के लिए बेटी की तड़प पत्थर दिल को रुला गई, लेकिन सिस्टम नहीं पिघला। यहाँ ना डॉक्टर मिले और ना ही इलाज। इसके बाद लड़की के पिता पवन गुप्ता ने दम तोड़ दिया। ये सब तब हुआ जब स्वास्थ्य मंत्री खुद अस्पताल में थे। मध्य प्रदेश में भी कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। कुछ शहरों में लॉकडाउन भी लगाया गया है, लेकिन फिर भी इस साल का सबसे बड़ा उछाल प्रदेश में दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश पहला सूबा था जिसने नाइट कर्फ्यू से लेकर कुछ शहरों में लॉकडाउन जैसे बड़े कदम उठाए, लेकिन लगता है कि ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। एमपी में बीते 24 घंटों में 8,998 नए मामले आए, जबकि 40 की मौत हो गई। सबसे बुरे हालात इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों का है। सिर्फ मरीजों की संख्या नहीं, बल्कि स्मशान घाटों के बाहर लगी सौं की कतार भी डराने वाली है। स्मशान घाट पर लोगों को अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के कारण हालात बेहद बिगड़ गए हैं। राज्य में मिली लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है। इसके तहत कई राज्यों की पाबंदियां किसी के बेवजह बाहर निकलने पर रोक रहेगी। हालांकि बेहद जरूरी काम क्षेत्र से जुड़े हुए लोग अपना काम कर सकेंगे, साथ ही परिवहन से जुड़ी सुविधाएं भी जारी रहेंगी। महाराष्ट्र में बीते दिन 60,000 के करीब केस आए। सिर्फ मुंबई में ही 8,000 के करीब केस आ रहे हैं। राज्य के कई जिलों से में बेड्स की कमी है, तो कुछ जगह वैक्सीनेशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बढ़ते संकट और मिनी लॉकडाउन के कारण राज्य से हजारों की संख्या में मजदूर पलायन कर रहे हैं। राजस्थान में भी हालात कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर वैक्सीन की किल्लत है। रेमडेसिवियर के इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है और नए केस मौतें रिकॉर्ड बना रही हैं। रेगिस्तानी सूबे राजस्थान में कोरोना की महामारी से ने हाल बेहाल कर रखा है। यहाँ एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 28 मौतें हुई हैं। नए केस की तादाद 5,528 रही है। इन बड़े राज्यों के अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। गुजरात के अहमदाबाद में अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की कतारें खड़ी हैं। क्योंकि अस्पताल में बेड नहीं है, तो मरीजों को बाहर एम्बुलेंस में रोका गया है और वहां पर ही ऑक्सीजन दी जा रही है। अहमदाबाद में अस्पताल से इधर स्मशान घाट के बाहर भी कतार है। यानी ना इलाज आसान है और ना ही मौत आसान है। देश में वैक्सीनेशन की कमी की खबरों के आने के बाद भारत सरकार ने 13 अप्रैल 2021 को कहा कि कोरोना की लड़ाई जीतने के लिए विदेशी वैक्सीनों को लेने की प्रक्रिया पर विचार चल रहा है। भारत में अमेरिका, यूके और जापान में उपयोग की जा रही वैक्सीन को लाया जा रहा है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्य टीकों को भी इमरजेंसी उपयोग के लिए देश में ला सकती है। आइए जानते हैं कि अगले कुछ महीनों में भारत में कौन कौन सी विदेशी कंपनियों की वैक्सीन आ सकती है और इनकी कीमत क्या हो सकती है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस फैसले से विदेशी वैक्सीनों को भारत आने में सहूलियत होगी। देश में अभी सिर्फ
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की डोज लोगों को लगाई जा रही है। इसके अलावा देश में एक्सपर्ट कमेटी ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के आपातकालीन उपयोग की सिफारिश भी की है। द न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 के मुताबिक जब भी कोई विदेशी दवा निर्माता देश में आपातकालीन उपयोग के लिए वैक्सीन का नाम भेजता है, तब उसे अपने क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट भी देनी होती है। इन्हें ब्रिजिंग ट्रायल्स भी कहते हैं। इसमें दवा निर्माता कंपनी वैक्सीन की सेफ्टी और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की विस्तृत रिपोर्ट पेश करती है। आपातकालीन उपयोग की सिफारिश भी है। दूसरे देश में वैक्सीन का सफल उपयोग हो रहा है तो देश में करीब 1000 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति दी जाती है। परिणाम सकारात्मक आते हैं और लगता है कि ये वैक्सीन भारतीय आबादी के इसी नियम के तहत ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी देश में ब्रिजिंग ट्रायल किया था, क्योंकि उसकी वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस में बनाई गई कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी ब्रिजिंग ट्रायल डॉक्टर रेड्डी ने करवाए थे। भारत में विदेशी वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं, इसके लिए दवा निर्माता कंपनी को 100 वॉलंटियर्स पर 7 दिनों के लिए अपनी वैक्सीन का ट्रायल करना होता है। अगर ट्रायल के परिणाम सकारात्मक होते हैं तो वह आगे भारत के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पर चला सकते हैं, लेकिन इस 7 दिन के ट्रायल के साथ ही उसे ब्रिजिंग क्लिनिकल ट्रायल भी करने होते हैं ताकि वह एक्सपर्ट कमेटी और सरकार के सामने वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावशीलता की रिपोर्ट दे सके। फिलहाल बड़ी खबरों में आज तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।